नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन दोहरी वस्तु की। कल हमने बात कर ली थी उपभोक्ता संतुलन एकल वस्तु में कि एक वस्तु की दशा में उपभोक्ता अपना संतुलन कैसे स्थापित करता है। तो कल आपको बता ही दिया था कि उपभोक्ता संतुलन जो है, उपभोक्ता संतुलन उसको कहते हैं जब उपभोक्ता अपनी दी गई इनकम या जो उसके पास पैसे हैं, पर्टिकुलर इनकम, स्पेसिफिक इनकम, जो कुछ भी स्पेसिफिक या फिक्स इनकम जो है, उस इनकम से अपने संतुष्टि को अधिकतम कैसे कर सकता है। तो जब वो अधिकतम करने का प्रयास करता है उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन है उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार व्यय करके अपने लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अपनी इनकम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, यानी अधिकतम वस्तु की उपयोगिता को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, उपभोक्ता संतुष्टि। तो ये इसकी डेफिनेशन और बाकी जो चीज़ें थी एकल वस्तु में बताई दी गई है। आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है, और साथ अर्थशास्त्र स्कूल लिख लें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की दशा में कैसे होता है। तो उससे पहले हमें कुछ शर्तें जो है वो शर्तें पढ़नी होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अर्थशास्त्र में सारी चीज़ें डिपेंड होती है कुछ कंडीशंस और शर्त पे। तो इसकी भी शर्त है। तो शर्त जो है वो है, दो वस्तुओं की खरीद की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात जो है वो इस MU(x)/P(x) और y की सीमांत उपयोगिता MU(y)/Py, ये इसका एक तरह से समीकरण है। लेकिन शर्तों की बात करें तो शर्त यह है कि उपभोक्ता कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए और इनकम जो है वो इनकम गिवन होनी चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ लोग तटस्थता वक्र, अधिमान वक्र, इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम भी इसकी आगे बात करेंगे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की भी। और इसी से जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी आता है, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसी से आता है, दोहरी वस्तु से ही आता है। लेकिन हम फिलहाल इक्वी मार्जिनल और तटस्थता वक्र या बजट रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संतुलन की। तो उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की दशा में कैसे करता है, तो उसकी बात करें तो उसी पे फोकस रहेगा। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी दो वस्तुओं का ही है, जिसमें एक वस्तु का जो बाइंग है वो कम करके दूसरी वस्तु का बाइंग करके वो किस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। तो ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ये, इसी कारण जो उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं का होगा या दो से अधिक होगा, तो उस केस में क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला MU(x)/Px MU(y)/Py MU(m). ये तो दो वस्तु की दशा में, अगर तीसरी और होती तो MU(z)/Pz भी आ जाता। तो ये इसका समीकरण है या इसका फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। और इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का रहेगा वैसा ही रहेगा। लेकिन अब संतुलन की बात करें तो संतुलन इस प्रकार संतुलन होने के लिए, अब संतुलन की बात करें तो संतुलन कैसे स्थापित करेगा, दो वस्तुओं के माध्यम से। तो प्रत्येक वस्तु पर व्यय के अंतिम रुपयों की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता क्या है, वो बराबर होनी चाहिए हर एक वस्तु की। ऐसा नहीं कि सीमांत उपयोगिता एक पर्टिकुलर समय के अंदर बराबर रहनी चाहिए, बढ़नी घटनी नहीं चाहिए। प्रत्येक वस्तु पर व्यय के अंतिम रुपयों की सीमांत उपयोगिता बराबर रहनी चाहिए, और किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता कम होती है। ये हासमान नियम जो है वो हासमान नियम चल ही रहा है। जो हासमान नियम है, सीमांत उपयोगिता का हासमान नियम, वो नियम क्या कहता है, जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है वैसे वैसे उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करें उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल दे रखा, उस एग्जाम्पल से ये टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। दो वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता के संतुलन को समझाने के लिए आइए अब उदाहरण ले। अब उदाहरण मान लीजिए, एक उपभोक्ता के दो वस्तुओं x और y पर खर्च करने के लिए उसके पास 24 रुपये है, उसके पास 24 रुपीज़ है, और दो वस्तुएं बाय करनी है, पहली वस्तु x और दूसरी y, जिसे आप A B या कुछ भी कह सकते हो। तो दो वस्तुएं XY और उसके पास जो इनकम है वो है 24 रुपये। ये मान लीजिए कि वस्तु X की प्रत्येक इकाई की कीमत 2 रुपये है तथा वस्तु Y की रुपये
3 है। अगर x वस्तु खरीदेगा तो 2 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और y वस्तु लेगा तो 3 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये जो टेबल है वो टेबल एक साइकोलॉजिकल ली गई है। यूटिलिटी हमें पता है कि यूटिलिटी साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन इसमें आपको जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को फॉलो करना है, जिसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे वो अपना उपभोग बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे MUX दे रखा है पहली वस्तु का, तो पहला यूनिट का कंजप्शन करता है तो 20 मिलती है, दूसरे में 18, तीसरे में 16, तो इस तरह से 2 गिरा रखी है। और ये Y का है जो पहली वस्तु करेगा 24, सेकंड में 21, फिर 18, 15, 12, 9, तो ये क्या हो रहा है, ह्रासमान उपयोगिता की वजह से इसकी उपयोगिता जो उसके लिए कम होती जा रही है। अब पहली वस्तु की बात करें तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है। पहली वस्तु में 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता, जो एकल वस्तु में भी था और डबल वस्तु में भी वही रहेगा। 1 रुपये में कितना होता है, तो यहाँ पे पहली इकाई उसने बाय की और उसके लिए वो पेमेंट कर रहा है 2 रुपये, जो ऊपर दे रखा है। x वस्तु के लिए 2 रुपये और y के लिए 3 रुपये। अब ऐसा नहीं कि ये जो 2 आ रहा है वो आप सोचने बैठे कि ये 2 कहाँ से आया, तो ये 2 ऊपर जो आपको एजम्पशंस दे रखी थी उस एजम्पशंस में लिखा है कि इकाई की कीमत 2 रुपये है और y की 3 रुपये। तो पहले में उसको कितना मिला मार्जिनल यूटिलिटी 20, और 20 के लिए उसने पेमेंट किया 2 रुपये का, तो क्या मिला 10। दूसरे में 18 और 18 को 2 से डिवाइड किया तो 1 रुपये की यूटिलिटी क्या बन गई 9। तीसरे में 16 पे मिल रही यूटिलिटी, 2 रुपये पे किया तो पर 1 रुपये की क्या हो रही है 8। ऐसे ही 14 में 2 से डिवाइड किया तो 7, फिर 12 को किया तो 6 और 10 को किया तो 5। ये देखिए ये इस तरह से आ गया, क्योंकि कीमत यहाँ 2 रुपये थी तो ये 2 रुपये से ले लिया। और सेकंड की कीमत वहाँ ऊपर दे रखी थी कितनी है 3 रुपये, ऊपर ये वापस देख लीजिए y की 3 रुपये कीमत है। तो y में 3 रुपये है तो पहली में यूटिलिटी उसको कितनी मिली 24। अब 24 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 8, फिर ऐसे ही 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, इस तरह से बढ़ता रहा। अब यहाँ पे इक्वी मार्जिन उसकी जो दोनों का संतुलन कहाँ पे है, तो संतुलन के लिए ऊपर आपको पहले ही समीकरण में यहाँ बता रखा है कि MUX/PX इक्वस टू क्या होगा MUY/PY, तो ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे ये 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों में क्या हो गया संतुलित हो गया। ये इस तरह से शो कर दिया। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात कि वो अपने पास जो इनकम है 24 रुपीज़ उसको क्या करेगा एक्सपेंसेस करेगा, तब क्या होगा उसको कैलकुलेट करेगा, उसको 24 रुपीज़ पूरे खर्च कर देगा 2 वस्तुओं में, जो उसकी गिवन इनकम है उसको पूरी खर्च करेगा, ये उसकी शर्त थी। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे इसने स्पष्टीकरण में यही लिखा है कि MUN 5 MUX PX तो 10/2, तो ये वस्तु बता रहा है, और y वस्तु के लिए कह रहा है ये 15/3 यानी 5, जो ये समीकरण है वो समीकरण बता रहा है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आप कई बार किताबों से पढ़ते हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो इसके लिए मैंने अलग से टेबल बना के स्पष्ट किया है। अगर वो 1 इकाई खरीदता है तो कितने रुपए देगा 2 खरीदेगा तो 2 दूनी 4, 3 खरीदेगा तो 2 रुपये के हिसाब से 6 x वस्तु के लिए, और y वस्तु के लिए 1 खरीदेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, ये 1 खरीदेगा तो उस केस में 3 रुपये जो पैसे बच जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो 22 कहाँ से आया, अगर उसने 1 वस्तु खरीदी तो उसने 2 रुपये चुका दिए, फिर उसके पास पैसे कितने बचे 22 रुपये। अब 22 रुपये में 22 को 3 से डिवाइड करें तो बराबर नहीं आता है, चलो छोड़ दो। दूसरे में अगर उसने 2 यूनिट लिए हैं तो 4 रुपये दिए, 20 बच गए। अब 20 में 3 का, अब 3 लिए उसने तो 3 लिए तो 6 रुपये चुकाए, 18 बच गए, और अब 18 में 3 को भाग दिया तो ये 6 यूनिट इसका ले सकता है। यहाँ पे उसने कितने लिए यूनिट 3, और यहाँ पे इसके 6 यूनिट ले सकता है, तो ये बैलेंस रुपए है। अब इस बैलेंस रुपए में अगर हम 24 पूरा देखें तो हमने क्या कहा था कि 10 जो है यहाँ पे 5th यूनिट पे उसका क्या हो रहा था, ऊपर ये टेबल में देखिए यहाँ पे 6th पे जा रहा है इसका 6th, और उसका क्या आ रहा है 4। यहाँ देखिए ये 5 यहाँ पे 6th में और ये किस में 4th यूनिट में, तो वो 6 यूनिट खरीदता है x का। तो यहाँ देखिए 6 यूनिट खरीदता है, 2 रुपये के हिसाब से कितना देगा 12, उसके पास कितना बच जाएगा 12। तो अब 12 से 12 रुपये में
जो 12 रुपये उसके पास है उससे 3-3 रुपये वाली वाई की इकाई लेगा तो उसको 4 इकाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे उसको कितनी मिल रही है, 10 इकाई कंप्लीट मिल रही है। ये इसका क्या है, संतुलन है। जो आपको अब भी मुझे पता है कि आपकी समझ में नहीं आया कि पैसे पूरे खर्च कर दिए फिर भी क्या हुआ, फिर भी हम ये क्यों कहें कि यहीं पे संतुलन हुआ है। कोई और भी चीज़ बन सकती है कि अगर इसका कंजप्शन और बढ़ा दें थोड़ा, मतलब 90 यूनिट तक जाए तो 90 यूनिट पे खरीदें तो 18 रुपये, पीछे बच गए 6। अब 6 रुपये जो बच गए, यहाँ देखिए 6 रुपये उसके पास बच जाए तो इसके 2 यूनिट ले सकता है, 2 यूनिट यहाँ तक ले सकता है, तो वहाँ पे संतुलन क्यों नहीं है। तो इस तरह से आप जब सोचेंगे तो ये संतुलन उस दशा में होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या कहा था कि वो सर्वाधिक सबसे अधिक क्या करे, संतुष्टि प्राप्त करे। और सबसे अधिक संतुष्टि कब प्राप्त करेगा, जब उसके पास यूटिलिटी जो है वो अधिकतम होगी। तो यूटिलिटी अधिकतम होगी उस टाइम होगा, पहले अधिकतम यूटिलिटी होगी उस टाइम होगा। पहली एक्स वस्तु का अगर पहले का उपभोग करता है तो 20 मिलती है, 18 मिलती है, इसको TU कर दिया, टोटल यूटिलिटी में कन्वर्ट किया, तो अगर वो 7 वस्तु तक करता है तो 98 मिलती है, लेकिन वो 6ठी वस्तु तक कर रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पे 6ठी वस्तु में आ रहा है, तो 6ठी वस्तु तक उसको जाते जाते टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, यहाँ देखिए 6ठा यूनिट उपयोग किया तो उसको टोटल यूटिलिटी मिली 19, और उसमें जो 4 तक कर रहा है तो यहाँ पे कितनी मिल रही है 92। तो यहाँ पे दोनों में पहले यूनिट के जो x यूनिट का जो x है उसमें 6 ले रहा है और y जो है उसका कितना ले रहा है 4। दोनों में एक्सपेंसेस 12-12 24 रुपीज़ हो गया, और उसको कुल उपयोगिता मिलेगी 90 और इससे मिलेगी 92, जिसका टोटल होगा 82 यूटिलिटी वो सर्वाधिक ले सकता है दोनों वस्तु के संयोग से। बाकी कोई इसमें ऐसा संयोग नहीं बनेगा जिसमें वो 82 ले सकता है। अगर यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, उसमें अलग अलग समीकरण आपको मिल सकते हैं। तो सपोज अ कंज्यूमर हैज़ ₹36, उसके पास कितने रुपए है 36, और वो परचेज क्या करता है 2 कमोडिटी X और Y, और हुज प्राइस ₹6 पर यूनिट एंड ₹3 पर यूनिट। X की कीमत है 6 रुपये और Y की कीमत है 3 रुपये, और उसके पास टोटल कितने हैं 36 रुपये। अब उसकी जो टेबल है वो टेबल इस तरह से दे दी, यूनिट फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 तक दे दिया, और मार्जिनल यूटिलिटी पहले में 54 48 42 36 इस तरह से आपको गिवन है। अब इसी में जिस तरह से पिछली बार हमने क्या किया था, प्राइस से क्या किया था, यूटिलिटी को डिवाइड, तो MUX जो है इसकी प्राइस क्या थे 6 रुपये, जो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ देख लीजिए 6 रुपये, और Y की 3 रुपये। अगर MUX को 6 से डिवाइड करें, 54 को 6 से डिवाइड करें तो कितनी बार भाग गया 9 बार, तो उसको 1 रुपये की यूटिलिटी क्या है 9, और ये 36 वाले की क्या है 3 रुपये जो ऊपर यहाँ पे गिवन है। तो 36 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 12। तो इस तरह से ये डिवाइड करके ले लिया। ऐसे 48 को 6 से डिवाइड किया तो 8, और 33 को 3 से किया तो 11। अब यहाँ पे देखिए इक्वल जो यूटिलिटी मतलब इक्वल जो है वो इक्वल 3 जगह पे बन रहा है, 9 इसमें भी 9, 8 इसमें भी 8, 7 इसमें भी 7, तो 3 जगह पे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गया, पिछली बार तो क्या था दोनों में 5 आ रहा था और एक्सपेंसेस क्या हो गया था इक्वल। अब यहाँ पे अगर ये पहली वस्तु एक वस्तु इसकी खरीद ले, किसकी इसकी, तो कितने रुपए दे दिए 6, उसके पास टोटल कितना है 36, और अब उसके पास पहली वस्तु में 6 दे दिए, बच गए कितने 30, तो 10 रुपये 10 दूसरे का ले सकता है 10 यूनिट, लेकिन ये 10 यूनिट तक पहुंचा नहीं, इसलिए ये हो गया पहला रिजेक्ट। अब अगर वो 2 वस्तु लेता है तो 6 दूनी 12 रुपये चुका देगा। अब उसके पास कितना बचा 24, और 24 में 3 रुपये वाली कितनी ले लेगा 8, 24 वाली कितनी ले लेगा 8, लेकिन ये यहाँ पे 4th पे है। अब थर्ड एजप्शंस पे आते हैं 7 वाली पे, तो 7 रुपये मतलब 3 यूनिट वो ये लेता है, यहाँ तक आता है 3 यूनिट लेता है, तो 6 रुपये से 3 यूनिट पे कितना खर्चा किया उसने 18। अब पीछे कितने बच गए 36 में से 18 गए तो कितने बचे 18। अब 18 रुपये में 3 रुपये वाली कितना ले सकता है 6, तो ये थर्ड पोजीशन है 7-7, ये क्या है 7-7, यहाँ पे पूरा उसका खर्च हो रहा है, और यही उसकी क्या है संतुलन है, यही संतुलन है उसका जो यहाँ टेबल में दिखाया गया। और इस संतुलन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे
इसकी कितनी ले रहा है 3, तो यहाँ पे 42 तक प्लस कर दो और ये जो है यहाँ पे पूरे इतना तक प्लस कर दो, तो इनकी जो टोटल होगी उस टोटल के बराबर कोई दूसरी टोटल नहीं आ सकती। यहीं पे उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त होगी और इसी वजह से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही क्या है, उपभोक्ता का संतुलन है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। कल हम बात करेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, उसके बाद बजट रेखा और उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र की, और इनके साथ ये चैप्टर हो जाएगा एंड। तो दोस्तों एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ना भूलें कि आपको कौन सा फैक्ट जो है वो सबसे बढ़िया लगा और कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ।